हाँ जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, की हाल है? सब मौज बार है। मैं आपका दोस्त सी अनुज सिंह तोमर एक बार फिर से हाजिर है सर। आज हम लोग लास्ट लेक्चर ले रहे हैं अपना सी एफ एम का। आखिरी टॉपिक था, मैंने कहा था आज कुछ एफ एम की बातें करेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर पे मुझे कुछ बातें करानी है और ऑफ कोर्स बातें ज़्यादा नहीं करनी है, बस मुझे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करानी है। ठीक है, तो दो टॉपिक हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर और लिवरेज। छोटे छोटे टॉपिक हैं, ऑलमोस्ट डिस्कशन कर लिया था, बस क्वेश्चंस करने थे तो क्वेश्चन करते हैं और काम शुरू करते हैं। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान सुनना। हमने बात करी थी कैपिटल स्ट्रक्चर पे, यहीं से बातें शुरू करता हूँ मैं बिल्कुल बिना देरी के साथ में। मैंने कहा था जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम कहते हैं सर एफएम के अंदर हमारे को जो डिसीजंस लेने होते हैं, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अगर अंदर मुझे डिसीजन लेने हैं तो तीन तरीके के डिसीजन है। एक अपना था क्या कि अपने को सबसे पहला फाइनेंसिंग डिसीजन लेना है। कि फाइनेंसिंग डिसीजन बोले तो कि अपने को ये पता लगाना है कि सर जो पैसा आएगा वो कहाँ से आएगा, सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होने वाले हैं, हमारे को पैसा इक्विटी वाले देंगे या डेप्ट वाले देंगे, दिस है। दूसरा था हमारा इन्वेस्टिंग की, जो पैसा आएगा, जो भी पैसा आ रहा है वो पैसा आप इन्वेस्ट कहाँ करने वाले हो, पैसा लॉन्ग टर्म में लगाने वाले हो या शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। एंड देन लास्ट इज डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन ये होता था कि मेरे को जो भी पैसा आया उससे मैंने जो लगाया और उसमें जो कमाया, कमाने के बाद कितना मुझे रिटेन रखना है, कितना मुझे अपने पास रखना है और कितना मुझे डिविडेंड के रूप में मालिकों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बोले तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो हमारे एफएम में तीन डिसीजन लिए जाते हैं। पहला फाइनेंसिंग डिसीजन कि पैसा कहाँ से आएगा, दूसरा इन्वेस्टिंग डिसीजन वो पैसा इन्वेस्ट कहाँ होगा, और तीसरा उस पैसे से जो कमाई होगी उस पैसे में से कितना बिजनेस में बचाना है और कितना मालिकों में बांटना है। जो आज मैं बात करने वाला हूँ कैपिटल स्ट्रक्चर, उसका लेना देना मेरे फाइनेंसिंग डिसीजन से। कि जब भी मैं फाइनेंस की बात करता हूँ कि मेरे पैसे का जो सोर्स है, दैट मीन्स पैसा इक्विटी से उठाऊंगा या डेब्ट से उठाऊंगा, दिस इज माई कैपिटल स्ट्रक्चर। इसे मैं क्या बोलता हूँ, कैपिटल स्ट्रक्चर। बेटा ध्यान सुनना, यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब कैपिटल से नहीं है, प्योर कैपिटल अकाउंट्स वाली कैपिटल से नहीं है। कैपिटल का मतलब है फाइनेंस, पैसा। पैसा दो लोग देते हैं, एक मालिक और एक आउटसाइडर। यहाँ दोनों की बात होगी। दैट इज मालिक में अगर मैं बात करूँ तो ओनर्स जो होते हैं उन्हें हम जनरली इस चैप्टर में बोलेंगे इक्विटी। क्या बोलेंगे? इक्विटी। क्योंकि इस चैप्टर में आपको प्रेफरेंस नजर नहीं कम आएगा, मतलब पॉइंट इज इक्विटी के साथ ही प्रेफरेंस आएगा। तो इक्विटी एंड प्रेफरेंस अगर मैं बात करूँ तो इक्विटी एंड प्रेफरेंस को मैं क्या बोलूंगा, ओनर्स। और इनके अलावा जो आउटसाइडर हैं, उन्हें मैं बोलूंगा डेप्ट। उन्हें क्या बोलूंगा, डेप्ट। तो मेरे लिए अगर देखा जाए तो किसी भी कंपनीज को अगर पैसा चाहिए, बिजनेस को पैसा चाहिए, तो बिजनेस को पैसे को अरेंज करने के लिए मेनली दो सोर्सेज नजर आते हैं, विच इज एक ओनर और एक आउटसाइडर। ओनर बोले तो वो लोग जो बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं एज अ मालिकाना हक। हमारी कंपनी की नजरों में ये दो लोग हो जाते हैं, एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर। लेकिन जब मैं आउटसाइडर की बात करता हूं तो वहां पे आते हैं डेप्ट। अब मुझे यही चूज करना है कि जब भी मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, सपोज 10 लाख रुपए चाहिए, तो वो 10 लाख रुपए मैं कहां से उठाऊं, क्या मैं इक्विटी से उठाऊं, प्रेफरेंस से उठाऊं, डेप्ट से उठाऊं? क्लियर है? ये डिसीजन लेने हैं। अब इन डिसीजन के लिए ना हमारे को कुछ बातें दी गई हैं। हमारे को क्वेश्चन में दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में दो तरीके के आते हैं। एक जिसमें वो आपको सोर्स बता देगा, कहेगा भैया सर हमें ना फंड्स चाहिए, जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो फंड्स की रिक्वायरमेंट है सपोज 20 लाख की। कितने की चाहिए? 20 लाख की फंड्स चाहिए हमें, और 20 लाख के लिए मेरे पास तीन ऑप्शन हैं। जैसे कुछ भी ऑप्शन बना देगा, कॉम्बिनेशन। कहेगा ऑप्शन 1 कि हम 100% किससे उठा सकते हैं, इक्विटी शेयर इशू से। किससे उठा सकते हैं? इक्विटी शेयर। ऑप्शन नंबर 2 कि मैं कुछ पैसा या मैं पूरा 100% कहाँ से उठा सकता हूँ, डेप्ट में से, बोले तो डिबेंचर, और डिबेंचर है 14% डिबेंचर है। और या फिर वो कह सकता है ऑप्शन नंबर 3 कॉम्बिनेशन की, हो सकता है वो कहेगा 50% इक्विटी शेयर से और 50% प्रेफरेंस शेयर, बोले तो 50% डेप्ट। यहाँ पे ना प्रेफरेंस शेयर्स की बहुत कम बातें होंगी। तो नॉर्मली आपके पास तीन ऑप्शन हैं। अब मैंने कहा था आपको ये एग्जाम में कैसे करना है, आपको यहाँ पे बनानी है इनकम स्टेटमेंट। क्या बनानी है मेरे बच्चे? इनकम स्टेटमेंट। और आपको निकालना है ईपीएस। क्या निकालना है? अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर बोले तो वेल्थ ऑफ दी शेयर होल्डर। और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपकी जो भी वेल्थ है, मतलब पॉइंट इज मालिकों की जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज होनी चाहिए। तो पॉइंट इज इसके क्वेश्चंस को बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, कैसे करने होते हैं हम सिंपल कहते हैं कि इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट क्या बनाते हैं यहाँ पे, इनकम स्टेटमेंट में हम लोग काम कैसे करते हैं, इस पर मैं ज़्यादा क्वेश्चन कराने वाला भी नहीं हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्लास में काफ़ी सारी बातें इस टॉपिक पर करी थी। तो इनकम स्टेटमेंट में बात कैसे होती है अगर बात करूँ तो इनकम स्टेटमेंट में आप कहते हो कि सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया होता है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आप कहते हो ईबीआईटी में से अगर आपने डेप्ट का सोर्स यूज़ किया तो आप इंटरेस्ट माइनस करोगे, और अगर आपने नहीं यूज़ किया तो इंटरेस्ट ऑन डेप्ट जो भी है वो जीरो हो जाएगा। डेप्ट माइनस करने के बाद आपके पास आएगा ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। इस अर्निंग बिफोर टैक्स में से क्वेश्चन टैक्स रेट देगा, आप टैक्स रेट माइनस करोगे, जो भी @ 50% टैक्स है वो टैक्स माइनस करोगे, आपका आ जाएगा ईएटी बोले तो अर्निंग आफ्टर टैक्स, बोले तो नेट प्रॉफिट। दिस इज योर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड है, जो 99% क्वेश्चंस में नहीं होती
कि कैपिटल स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चंस में हमारे लिए पुराने टाइम में इक्विटी और डेप्ट की बात होती थी। अगर है तो प्रेफरेंस का डिविडेंड क्या करूंगा, मैं माइनस करूंगा, वैसे नॉर्मली नहीं होगी तो मैं इसे ब्लैंक रखूंगा और ये आ जाएगा मेरा EAE, दिस इज अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। और इस अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर को अगर मैं डिवाइड कर दूं, नंबर ऑफ शेयर थे, मतलब EAE को मैं डिवाइड कर दूं किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स थे, तो मुझे आ जाएंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बोले तो EPS। ठीक है, ये मेरा आ जाएगा कहाँ पे, EPS। क्लियर है। यहाँ पे हो सकता है आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालने पड़े, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकालोगे आप, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आप कहोगे कि जितने एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, अगर कंपनी के कुछ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर हैं वो प्लस न्यू शेयर। और न्यू शेयर कितना निकलेगा, आप कहोगे न्यू शेयर निकालने का पॉइंट ये कि आपने जितना अमाउंट फाइनेंस किया, अमाउंट फाइनेंस फ्रॉम इक्विटी शेयर, कि सपोज मैंने कहा 20 में से 12 लाख तो इक्विटी से लगा रहा हूँ, तो अमाउंट फाइनेंस फ्रॉम इक्विटी शेयर्स वो डिवाइडेड बाय एक शेयर का इश्यू प्राइस, डिवाइडेड बाय एक शेयर का इश्यू प्राइस, तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स। और यही मेरा चैप्टर खत्म, मतलब टॉपिक खत्म। क्लियर है। तो आपका पहला तरीका तो ये हो गया कि आपको कैपिटल सोर्स ही खुद निकालने पड़ेंगे कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या है, इक्विटी प्रेफरेंस, इक्विटी डेप्ट, या खाली डेप्ट या खाली इक्विटी, या दोनों का कॉम्बिनेशन। क्लियर है। नाउ दूसरा आता है जहां पे क्वेश्चन आपको एक एग्जिस्टिंग कंपनी की बात करेगा। जब मैं वापस आता हूं तो नाउ दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है, दूसरा आता है कि कंपनी आपको यहाँ पे जो होगा वो आपको ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर देगा, एक एग्जिस्टिंग कैपिटल, ये तो न्यू हो गया, ये तो क्या हो गया, न्यू, एक एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर देगा और आपसे पूछेगा कि सर आप बताओ यहाँ पे इस कंपनी की, इस फर्म की वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म। और इस वैल्यू ऑफ फर्म को निकालने के बेटा 3 अप्रोचेस हैं, बोले तो 4 है, वैसे देखा जाए तो 4 है। वो 4 अप्रोचेस क्या क्या हैं जिसमें मुझे आज क्वेश्चन कराना है। अगर मैं पहले अप्रोच की बात करूं तो यहाँ आता था नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, फिर आता था नेट इनकम अप्रोच, फिर आता है ट्रेडिशनल अप्रोच और फिर आता है MM अप्रोच। कितने अप्रोच आ रहे हैं, 4। पहला कौन सा जल्दी बोलो, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, दूसरा नेट इनकम अप्रोच, तीसरा ट्रेडिशनल अप्रोच और चौथा MM अप्रोच। और इन चारों से अल्टीमेट मुझे क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ फर्म या वैल्यू ऑफ इक्विटी। इन्हीं चारों पे कुछ फॉर्मूले और काम करते जाएंगे। अगर मैं बात करूं सबसे पहले 2 शुरुआत करते हैं। देखो ये 3 तो बहुत नॉर्मल है, जिसमें तीसरा तो बेकार ही है। ठीक है, इसकी तो बात मैं ऐसे ही कर दूंगा क्वेश्चन के साथ में। जो मेन मुझे पढ़ने हैं वो 2 हैं मेरे पास जो ऑप्शन में, वो एक तो है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। इसमें क्या होता है जनरली, यहाँ पे क्वेश्चन जो होता है वो कहता है, सर ध्यान सुनना, ये नेट ऑपरेटिंग अप्रोच और दिस इज योर नेट इनकम अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच। ठीक है, यहाँ दोनों में क्या बात है, आराम से सुनना, ध्यान सुनना, 1 सेकंड। हाँ जी, तो सुनना ध्यान से बेटा, आपके पास ना 2 अप्रोचेस हैं। अब इनको ना अप्रोच क्या है, मतलब पॉइंट्स हमें क्वेश्चंस पहचानने कैसे काम करना है, ध्यान समझना। सर जो सबसे पहले आता है नेट इनकम अप्रोच पे, आपको निकालनी है वैल्यू ऑफ फर्म, आपको निकालनी है वैल्यू ऑफ फर्म। तो आप कहते हो ये 2 तरीके हैं निकालने के, इसमें आप निकालते हो थोड़ा इनडायरेक्ट तरीका, मतलब आप प्रॉपर यूज़ करते हो। आप क्या कहते हो, वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का तरीका है, पहले आप निकालो वैल्यू ऑफ इक्विटी, जो भी आपके मार्केट में कंपनी की इक्विटी की वैल्यू है, प्लस ऐड कर दो इसमें वैल्यू ऑफ डेप्ट, इसमें ऐड कर दो वैल्यू ऑफ डेप्ट, तो आपकी निकल जाएगी अपने आप क्या, वैल्यू ऑफ फर्म। एक तरीका तो ये है। अब इसमें निकालना क्या, जैसे वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालूं, तो आप कहते हो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते थे। अब मैं डायरेक्टली बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, एकदम डीप में नहीं जाऊँगा कि क्यों निकालते थे, मैंने क्लास में ऑलरेडी समझाया है। ठीक है, कैसे क्यों फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। अभी सिंपल है, अगर आपको इक्विटी की वैल्यू निकालनी है तो आप निकालो इक्विटी क्या कमाते हैं। तो इक्विटी के लिए कमाया हमने EAE, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर, डिवाइडेड बाय इक्विटी का रेट दैट इज KE। आप इसे डिवाइड करोगे, अपने आप क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी। जो वैल्यू ऑफ डेप्ट है वो आपकी बुक वैल्यू ऑफ डेप्ट ही आपकी वैल्यू ऑफ डेप्ट मानी जाएगी, मतलब हम मानेंगे जो मार्केट में वैल्यू है वही हमारी बुक में वैल्यू है। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि जो भी अर्निंग हम कमा रहे हैं इक्विटी वालों के लिए, डिवाइडेड बाय देयर कैपिटलाइजेशन रेट। तो ये तरीका तो कहाँ यूज़ होता है, नेट इनकम अप्रोच। लेकिन इसको निकालने के लिए आपको याद रखना है, रिमेंबर कि ये कब लगेगा, ये कब लगेगा, रिमेंबर कब लगेगा, रिमेंबर तब लगेगा जब आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन गिवन, जब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हो, KE, क्या दिया हो, KE। अगर आपको क्वेश्चन में KE दिया हुआ है तो आप क्या लगाओगे, नेट इनकम अप्रोच। बट अगर आपको क्वेश्चन में KE नहीं दिया है, ठीक है, KE इज नॉट गिवन, अगर आपको KE नहीं दिया है और KE की जगह उसने दे रखा है KO बोले तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, KE नहीं दिया है, KE की जगह वो क्या दे रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, दैट मीन्स दैट इज KO इज गिवन, आपको KO दिया हुआ है। तो फिर आप इनडायरेक्ट तरीका, ये एक तरह का इनडायरेक्ट तरीका है, ये क्या है, एक तरह का इनडायरेक्ट तरीका है कि मतलब आप डायरेक्टली नहीं निकाल रहे हो, आप इनडायरेक्ट तरीके से निकाल रहे हो। बट यहाँ पे आप डायरेक्टली निकालोगे, डायरेक्ट कैसे निकालोगे, आप कहोगे सर अगर मुझे वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है, क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ फर्म। तो सीधी सी बात है, आप कहोगे यहाँ पे निकालने का तरीका क्या है, अरे ये क्या हो रहा है,
ठीक है। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू ऑफ फर्म निकाल रहा हूँ तो वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का तरीका है कि जो भी आपकी EBIT आ रही है, जो भी आपका क्या आ रहा है EBIT, ये कुछ तो प्रॉब्लम कर रहा है, EBIT उसे डिवाइडेड बाय KO, अपने आप जो कंपनी की ओवरऑल कैपिटल है, मतलब कंपनी की ओवरऑल कमाई है वो है EBIT, उसको डिवाइडेड कर दो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी। और एक बार वैल्यू ऑफ फर्म आई तो इसकी मदद से मैं निकाल देता हूँ वैल्यू ऑफ इक्विटी, क्योंकि क्वेश्चन मुझसे दोनों पूछता है। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी अब कैसे आएगी, आप कहोगे जो भी वैल्यू ऑफ फर्म है, जो भी वैल्यू ऑफ फर्म है उसमें से माइनस कर दो वैल्यू ऑफ डेप्ट, उसमें से माइनस कर दो वैल्यू ऑफ डेप्ट। और एक बार अगर वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई तो आप इसी इक्विटी से के ही निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला होता है EAE। अगर मैं इसकी बात करूं तो इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी इक्वल टू EAE। ये कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मुझे लिखने में, वैल्यू ऑफ इक्विटी इक्वल टू EAE अपॉन में के, EAE अपॉन में के। तो आप EAE निकाल सकते हो, वैल्यू ऑफ इक्विटी आपको ऑलरेडी निकली हुई तो के निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये ना दो तरीके हैं, बस ये दो तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। पहला तरीका ये कि अगर आपको के दिया हुआ है तो आप पहले वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालोगे, फिर वैल्यू ऑफ डेप्ट को ऐड करोगे, वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी, सिंपल। अगर आपको के दिया हुआ है तो पहले आप वैल्यू ऑफ फर्म निकालोगे, फिर वैल्यू ऑफ फर्म में से क्या माइनस करोगे, वैल्यू ऑफ डेप्ट, और डेप्ट माइनस करने के बाद वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। और वो हो सकता है आपसे इक्विटी के बाद वो पूछ ले कि के ही निकाल दो, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला यूज करके आप क्या निकालोगे, के। सीधा निकालने का फॉर्मूला ये है, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है तो इक्विटी की कमाई क्या होगी, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर डिवाइडेड बाय के। और अगर वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है डायरेक्ट तो आपके पास फॉर्मूला है EBIT, दैट इज पूरी कंपनी की कमाई डिवाइडेड बाय के। ठीक है, जिसकी कमाई उसका कैपिटलाइजेशन रेट डिवाइड कर दो, उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर मेरी कमाई मेरा रेट डिवाइड कर दोगे तो मेरी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। अब आपको क्वेश्चन में के दिया है तो आप पहले इक्विटी निकालोगे, अगर के दिया है तो पहले फर्म निकालोगे, और खत्म करते हैं क्वेश्चन। बस हो गया मेरे बच्चे, टॉपिक खत्म। यही हमारे दो अप्रोच। मैं एक बार इसको दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, देखो ध्यान से इसको ना, थोड़ा सा मैं 1 मिनट दो मुझे, मैं इसको पहले थोड़ा एडजस्ट करूँ स्क्रीन पे। देखना, हमने क्वेश्चन ये करने हैं, आराम से देखना। अगर मैं क्वेश्चन करूँ तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है, आराम से पढ़ना। कह रहा है अगर मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ, ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कह रहा है सर नेट इनकम अप्रोच लगाना है। छोड़ दो, अपने को क्वेश्चन नहीं बताएगा नेट इनकम लगाना है या नेट ऑपरेटिंग इनकम, अपने को तो इन्फॉर्मेशन चाहिए। कह रहा है रूपा लिमिटेड है, EBIT है 5 लाख की, वेरी गुड, 5 लाख का EBIT, कंपनी हैज 10% 20 लाख डिबेंचर। तो कह रहा है 10% जो कंपनी का रेट है डेप्ट का वो 20 लाख के डिबेंचर। तो वैल्यू ऑफ डेप्ट में तो निकालने की जरूरत ही नहीं, आपका सीधा रेट सीधी वैल्यू आ गई कितनी, 20 लाख। कह रहा है इक्विटी का कैपिटलाइजेशन रेट, बोले तो के ही दिया हुआ है कितना, 16%। तो बेटा के ही दिया हुआ है तो ये बताओ पहले हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ इक्विटी, फिर एक बार वैल्यू ऑफ इक्विटी को वैल्यू ऑफ डेप्ट में ऐड करेंगे तो क्या जाएगी, वैल्यू ऑफ फर्म, और फिर वैल्यू ऑफ फर्म निकाल के बाद खत्म, क्यों निकाल देंगे। तो कह रहा है सर आपका यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फ्रॉम नॉट नेट इनकम अप्रोच, ना भी लिखा होता तो भी मैं काम कर लेता। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है, और फिर कैपिटलाइजेशन रेट बोले तो क्यों निकालना है। आ जाओ जी फटाक से, क्वेश्चन खत्म। बस देखो जल्दी से, मैंने कहा अगर मैं इसको करूं तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, हम कहेंगे सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी, और वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, EAE अपॉन में के। ठीक है, अब के तो मुझे दिया हुआ है, के क्वेश्चन में अगर आप देखो तो आपके पास भी बुक होगी, के है हमारे पास 16%, के जो है हमारे पास वो है 16%। ठीक है, EAE नहीं है, EAE निकालने के लिए इनकम अप्रोच बनाऊंगा। बताओ क्या क्या, मैं कहूँगा शुरुआत करेंगे कहाँ से, EBIT क्वेश्चन में दिया है कितना, 5 लाख, EBIT कितना दिया है, 5 लाख, माइनस इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, तो आपको पता है डेप्ट कितने, 20 लाख, और उन पर रेट दिया था 10%, है ना। क्वेश्चन देख लो चाहे सर रेट कितना दिया था, अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन कह रहा है 20% की डेप्ट है और उसमें 10% कंपनी का रेट है, तो 10% 20 लाख रुपीज़ के डिवेंचर है, तो दैट 20 लाख का 10% कितना हो गया, 20 लाख का 10% आ गया मेरे पास यहाँ पे 2 लाख। इसका मतलब मेरे पास जो EBT आया वो आया मेरे पास कितना, 3 लाख। अब मजे की बात है क्वेश्चन में टैक्स है नहीं, क्वेश्चन में डिविडेंड है नहीं, तो जीरो, तो यही बचेगा मेरा क्या, EAE, सीधा आ जाएगा मेरा EAE, बोलो तो EAE बन जाएगा कितना, 3 लाख। बताओ 3 लाख डिवाइडेड बाय 16%, 3 लाख डिवाइडेड बाय 16%, तो मैं अगर इसे सॉल्व करूं तो ये मेरा कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर मेरे पास यहाँ पे नहीं है,
मैं फ़ोन से कर लेता हूँ, कोई नहीं। बताना कितना आ गया, 3 लाख डिवाइडेड बाय 16%, तो ये आ गया 18,75,000, 18,75,000। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, ये आ गई आपकी वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब क्या निकालेंगे सर, अब निकालेंगे, उसने बोला है सेकंड पॉइंट पे निकालेंगे वैल्यू ऑफ डेब्ट, नहीं वैल्यू ऑफ फर्म। तो वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालना है, वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेब्ट, वैल्यू ऑफ डेब्ट। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है मेरे बच्चे, 18,75,000, और वैल्यू ऑफ डेब्ट कितना है, सेम जो उसकी बुक वैल्यू बोले तो 20 लाख। तो मेरे लिए टोटल हो गई कितनी, 38,75,000 रुपए। दिस इज योर वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है। और उसने एक और चीज़ मान ली है, केओ, ठीक है। केओ निकालने का फॉर्मूला अगर मैं बात करूँ तो यूज़ करो वैल्यू ऑफ फर्म का। तो वैल्यू ऑफ फर्म, पहले वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालते थे, अगले में इक्विटी निकालेंगे, अभी फर्म निकाल रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का एक और फॉर्मूला होता है क्या, EBIT अपॉन में केओ, EBIT अपॉन में केओ। तो अपने को सर 18,75,000 वैल्यू, सॉरी 38,75,000 अपने को क्या दिया है, वैल्यू ऑफ फर्म। EBIT दिया हुआ है 5 लाख, और केओ मुझे नहीं पता, केओ मुझे नहीं पता। तो केओ को इधर ले आऊँगा, तो केओ इज इक्वल टू 5 लाख डिवाइडेड बाय 38,75,000, 38,75,000। ऑफकोर्स परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 लाख डिवाइडेड बाय 38,75,000, ठीक है, इंटू 100, ऑलमोस्ट 12.90% इज माई केओ, 12.90% इज माई केओ। खत्म सर। ये क्वेश्चंस आते हैं आपके, अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन है अपने किस पे, नेट इनकम अप्रोच वाले पे काम है, ठीक है। तो आप यहाँ तक काम करोगे, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चंस खत्म यहाँ पे। इसी तरीके से आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के क्वेश्चंस आते हैं। मैं 1-2 क्वेश्चंस और पढ़ा देता हूँ, आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, जैसे करने कैसे, बस मैं रीड करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए देखो, कह रहा है इंदिरा लिमिटेड है, जिनका EBIT कितना है, 1 लाख। कंपनी ने दोनों डेब्ट और इक्विटी यूज करें। कंपनी के पास 10% डिबेंचर है 5 लाख के, इक्विटी का रेट कितना है, 15%। जल्दी बताओ, EBIT दिया है, पहले आप क्या निकालोगे, EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करो, तो 5 लाख का 10% कितना हो गया, 50,000। बाकी कुछ है नहीं मेरे पास, टैक्स वगैरह है नहीं, तो 50,000 का क्या आ गया, EAE, और 50,000 डिवाइडेड में 15%, तो ये आ जाएगी मेरी वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी में 5 लाख ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ फर्म, और वैल्यू ऑफ फर्म की मदद से क्या निकाल दूंगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सेम क्वेश्चन कह रहा है सुपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिनकी एक्सपेक्टेड नेट ऑपरेटिंग इनकम, नेट ऑपरेटिंग बोले तो EBIT, कह रहा है EBIT कितना, 1.5 लाख। कंपनी के पास 6 लाख के 8% डिवेंचर है। KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोले तो KE कितना, 10%। बताओ वैल्यू ऑफ कंपनी क्या होगी। तो पहले क्या करेंगे, पहले 1.5 लाख में से 8% ये माइनस करोगे, इंटरेस्ट EAE आ जाएगा, EAE को 10% डिवाइड करोगे, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी, उसमें 1.5 लाख, उसमें 6 लाख और ऐड कर दोगे, तो आ जाएगा वैल्यू ऑफ फर्म, और फिर निकाल दोगे KO, ठीक है। ये क्वेश्चन लगातार जितने भी क्वेश्चन हैं ये 5 तक, ये सेम क्वेश्चन है, सबके सब सेम है, ऑलमोस्ट सारे किस पर है, दैट इज नॉर्मली है अपने नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। सब में आपको पहले वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है, फिर वैल्यू ऑफ डेब्ट ऐड करना है, और वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी, और फिर वैल्यू ऑफ फर्म से क्या निकाल देना अपने को, काम। अब आते हैं अगले पे, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। अब इसे पढ़ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, अब अपने आप समझ जाओगे, कुछ रट्टा नहीं लगाना, अपने आप देखो। अब के ही नहीं दिया होगा, KO दिया होगा, तो पहले क्या निकालूंगा, वैल्यू ऑफ फर्म, फिर वैल्यू ऑफ इक्विटी, और फिर निकालूंगा के। क्या देखो, कह रहा अमृता लिमिटेड है, ऑपरेटिंग इनकम EBIT कितना है, 5 लाख। इस बार फर्म की कॉस्ट ऑफ डेब्ट कितनी है, 10%, और कंपनी करंटली जो एम्प्लॉय है 15 लाख रुपए डेब्ट है, तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट दे दी, KD दे दिया, और साथ में 15 लाख के डेब्ट की वैल्यू ऑफ द डेब्ट दे दी। कह रहा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नॉट KE, क्या दे रहा है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोले तो KO दे रहा है कितना, 15%। पहले कह रहा है टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म, और फिर बोल रहा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो पहले टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगी, डायरेक्टली आ जाएगी, फिर उसमें से डेट माइनस करोगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगी, और फिर वैल्यू ऑफ इक्विटी से निकलेगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोले तो KE। आओ चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आपको ये PDF चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं PDF शेयर कर दूंगा, ठीक है। आंसर नंबर 6, ठीक है। हम कहेंगे सबसे पहले निकालेंगे वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म। फर्म निकालने का फॉर्मूला सीधा है EBIT अपॉन में KO, ठीक है। EBIT क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरे पास, आपके पास भी बुक होगी, 5 लाख और 10% और 15%, 5 लाख डिवाइडेड बाय 15%, तो ये आ गया, बताओ कितना, ये आ गया 33,33,333, ठीक है। ये आपकी आ गई वैल्यू ऑफ फर्म। फिर सेकंड उसने मांगा KE, पर KE निकालने के लिए पहले क्या निकालूंगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे आएगी, आप कहोगे जो भी वैल्यू ऑफ फर्म है, वैल्यू ऑफ फर्म है, उसमें से माइनस करेंगे क्या, वैल्यू ऑफ डेब्ट, माइनस करेंगे वैल्यू ऑफ डेब्ट। तो 33 लाख
33,333 फर्म की वैल्यू माइनस डेप्ट की कितनी है, डेप्ट की है 15 लाख, डेप्ट की कितनी है 15 लाख, तो ये हो जाएगी 15 लाख माइनस करने के बाद 18,33,333, 18,33,333, दिस इज योर वैल्यू ऑफ इक्विटी। और अब अगर मैं के निकालूं तो वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला होता है क्या, ई ए ई अपॉन में के, ई ए ई अपॉन में के, ठीक है। आपको पता है 18,33,333 ये हमारी ये है, ई ए ई अभी निकल जाएगा, यही निकाल देता हूँ मैं रफ में, ई ए क्या आ जाएगा, ई बी आई टी दिया हुआ था कितना जल्दी बताओ 5 लाख, ई बी आई टी कितना था 5 लाख, इसमें से माइनस करो इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, तो क्वेश्चन में डेप्ट जो था वो 15 लाख था और 15 लाख पे रेट कितना था, अगर क्वेश्चन में रेट देखो तो 15 लाख पे 10%, 15 लाख पे 10%, तो 1.5 लाख क्या था, ये रेट था, तो इसका मतलब 3.5 लाख, 3.5 लाख क्या हो गया, यही मेरा ई बी टी है, यही मेरा ई ए टी है और यही मेरा ई ए है, क्योंकि ना कोई टैक्स है ना कोई कुछ है, यही 3.5 लाख की यहाँ पे है। तो सर जी सॉल्व कर दो, तो के इक्वल टू आ जाएगा 3.5 लाख डिवाइडेड बाय 3.5 लाख डिवाइडेड बाय 18,33,333, तो एक रेट आएगा जिसे मैं परसेंटेज में लिख दूंगा, बताओ कितना आएगा, सॉल्व करते हैं इसे, तो ये आ रहा है 3.5 लाख डिवाइडेड बाय 18,33,333, ठीक है, दिस इज 19.09 को मैं कर सकता हूँ 19.1%, 19.1%। सर जी खत्म, ये आपके दो पार्ट में क्वेश्चन होगा। सबसे पहले हमने क्या निकाला, वैल्यू ऑफ फर्म, और फिर क्या निकाला, वैल्यू ऑफ इक्विटी, और खत्म हो गया सर मेरा नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट टॉपिक्स जो है मैं आ रही है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराता हूँ फिर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच पे मूव हो जाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन देखना जल्दी से, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज इससे इंपॉर्टेंट मार्क करना। कह रहा अल्फा एंड बीटा लिमिटेड आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट अ कैपिटल स्ट्रक्चर, कह रहा दोनों कंपनी सेम है सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर को छोड़ के। अल्फा लिमिटेड के पास क्या है 50% डेप्ट है और 50% इक्विटी है, जबकि बीटा लिमिटेड के पास 20% डेप्ट है और 80% इक्विटी है। ऑल परसेंटेज इन द मार्केट वैल्यू, मतलब जो भी मार्केट वैल्यू फर्म की है उसमें से 50-50 अल्फा लिमिटेड में लगा हुआ है और 20-80 के रेशियो में लगा हुआ है बीटा लिमिटेड में। बोरिंग रेट दोनों कंपनीज का कितना है 8%, कोई टैक्स नहीं है दोनों के पास, और कैपिटल मार्केट अज्यूम टू बी परफेक्ट। कह रहा भैया बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है अगर इफ आपके पास कंपनी के पास इफ यू ओ 2% शेयर ऑफ अल्फा लिमिटेड, मतलब आपके पास अल्फा लिमिटेड के 2% शेयर है, तो आप बताओ आपकी कमाई कितनी है। क्लियर, तो सीधी सी बात है, जो भी ई ए ई होगा कंपनी का, ईपीएस होगा या ईएई होगा, उसका 2% मेरा भी होगा। क्लियर है, तो कह रहा है अगर कंपनी की नेट ऑपरेटिंग इनकम बोले तो ईबीआईटी कितना है 3 लाख, और ओवरऑल कैपिटलाइजेशन बोले तो केओ कितना 18%। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम वैल्यू ऑफ द फर्म, ठीक है। फिर वैल्यू ऑफ द फर्म में से क्या माइनस करेंगे, वैल्यू ऑफ द डेप्ट, ठीक है। जैसे ही डेप्ट माइनस करोगे, अब वैल्यू ऑफ द फर्म का 50% क्या हो जाएगा, अल्फा लिमिटेड है तो 50% क्या हो जाएगा आपका डेप्ट हो गया, और 50% क्या हो गया इक्विटी, और इक्विटी में ही इक्विटी का 2% हमारा है, ठीक है। तो काम कर लेते हैं, फिर वही कह रहा है एम्प्लॉयड, और आपको रेट ऑफ रिटर्न भी निकालना ऑन इक्विटी ऑफ अल्फा लिमिटेड। काम शुरू करते हैं, ठीक है। देखो जल्दी से ए पॉइंट, पहले ए करते हैं, ठीक है, ए पॉइंट। हाँ जी देखना, सोल्यूशन नंबर 7, सोल्यूशन नंबर 7, ठीक है। पहला पॉइंट, ठीक है, अल्फा लिमिटेड के लिए, अल्फा लिमिटेड, ठीक है। मैं कहता हूँ पहले निकालेंगे इसकी वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म अगर निकालूँ तो वो है इसकी ऑपरेटिंग इनकम कितनी है 3,60,000, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। ईबीआईटी 3,60,000 डिवाइडेड बाय केओ, डिवाइडेड बाय केओ है 18%, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ फर्म आ गई, दैट मीन्स 3,60,000 डिवाइडेड बाय 18%, ये आ गई 3,60,000 डिवाइडेड बाय 18%, ये आ गई 20 लाख, ठीक है। ये आ गई 20 लाख, तो 20 लाख फर्म की आ गई, इसके दो हिस्से हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला है 50% क्या है इक्विटी, 50% है वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी होगी 10 लाख, वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी होगी 10 लाख, ठीक है। और 50% क्या है वैल्यू ऑफ डेप्ट, 50% क्या है वैल्यू ऑफ डेप्ट, ठीक है। दैट मीन्स 10 लाख की क्या होगी डेप्ट। अब हमें निकालना है दो चीज़ें, एक तो हमारी खुद की रिटर्न निकालनी है और के ई निकालनी है। तो पहले ये तो हो गया मेन काम, ये तो हो गया नॉर्मल काम। अब सबसे पहले निकालते हैं ई निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा ईबीआईटी कितना दिया है 3,60,000, ईबीआईटी है 3,60,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, तो डेप्ट की वैल्यू आई है 10 लाख,
डेप्ट की वैल्यू कितनी आई है 10 लाख, और हमें जो बोरिंग रेट मिलता है वो बोरिंग रेट दोनों ही कंपनीज को कितना मिल रहा है 8%, तो 10 लाख का 8%, दैट मीन्स कितना 80,000 इंटरेस्ट आ गया। तो दैट मीन्स EAE या EBT या EAT जो भी बोलो, EBT या EAT या EAE, ठीक है, ये तीनों ही हमारे लिए क्या हो गया, क्योंकि जीरो टैक्स वर्ल्ड है तो हमारे लिए कितना हो गया 2,40,000, ठीक है 2,40,000। अब उसने दो चीज़ें पूछी थी, अगर आप इफ़ यू ओन, ठीक है 2% इक्विटी शेयर ऑफ ए लिमिटेड, तो मेरी रिटर्न क्या होगी, तो मेरी रिटर्न होगी जितना भी EAE है उसका 2% मेरा भी हो गया, ठीक है। तो 2,40,000 अगर आपने टोटल सबके लिए कमाया तो 2,40,000 का 2%, दैट मीन्स 4,800, 4,800 रुपये तो मैं भी डिजर्व करता था, ठीक है। दूसरा उसने पूछा है KE, तो KE निकालने का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड इक्वल टू EAE डिवाइडेड बाय KE, ठीक है। तो KE उधर जाएगा, दैट मीन्स EAE कितना आ गया, EAE आ गया 2,40,000 और वैल्यू ऑफ इक्विटी आ रही है 10 लाख, तो ये आ जाएगा मोटा मोटा 24%, ये आ गया 24%, बस खत्म, ठीक है। तो ये मेरा काम हो गया, कौन सा, ये वो काम हो गया जो आपके क्वेश्चन ने बोला था अल्फा लिमिटेड का, कि आपकी जो भी फर्म की कीमत है पहले आपने इक्विटी निकाली, फिर इक्विटी की मदद से आपने EAE निकाला। आप डायरेक्टली EAE नहीं निकाल सकते थे क्योंकि डेप्ट हमें अमाउंट में नहीं पता था, तो डेप्ट की परसेंटेज क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ फर्म की 50% ही है। फिर अगर उसकी अर्निंग में मेरा 2% है तो 2% मेरी भी अर्निंग बनती है, और फिर मैंने निकाल दिया KE। अगला पॉइंट देखो अगर क्वेश्चन में, तो अगला उसने क्या मांगा है, उसने मांगा है सिंपल कि सर अगर बीटा लिमिटेड हैज़ द सेम नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, अगर बीटा लिमिटेड की भी इनकम 3,60,000 है तो आप उसकी इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न मतलब उसका KE निकाल दो और फिर बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो सेम करेंगे, पहले हम अगर इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न बीटा की क्या है ये, तो उसमें क्या हो जाएगा, पहले वैल्यू ऑफ फर्म आएगी, वैल्यू ऑफ फर्म दोनों की सेम आएगी, वैल्यू ऑफ फर्म क्या आएगी, दोनों की सेम आएगी। फिर उसके बाद जब उसको डिवाइड करोगे तो इक्विटी 20% होगा और 80% क्या होगा डेप्ट। फिर इक्विटी की वैल्यू में से आप EBIT निकालो, EAE निकालोगे और फिर KE निकालोगे, ठीक है। जो सेम काम आपने अभी मेरे लिए किया अल्फा लिमिटेड के लिए, सेम आप किसके लिए करोगे, बीटा लिमिटेड के लिए, और यहीं पे काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। खत्म हो गया नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। अब आते हैं अगला, ठीक है। यहाँ तक ये सारे क्वेश्चन उसी पे हैं। नाउ ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, कह रहा है भैया आप ट्रेडिशनल अप्रोच में, वो कहता है कुछ नहीं करना आपको, वो दैट इज मैं बोलूँ तो वो सिनारियो निकालना है, वो आपको क्या बोलूँ ऑप्शन चूज करना है जहाँ पे आपकी कॉस्ट ऑफ डेप्ट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी सबसे मिनिमम है ओवरऑल कॉस्ट को मिला के, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है आपका अगर देखा जाए तो आपके पास ये 7 ऑप्शन है, 7 क्या क्या ऑप्शन है कि डेप्ट ना, देखो धीरे धीरे सिंपल सी बात है, पहले डेप्ट 11% था, 13% इक्विटी, जब आप कुछ भी 0 पे थे, मतलब परसेंटेज ऑफ डेप्ट ऑन टोटल वैल्यू, मतलब अगर फर्म में जो भी पैसा लगा है उसमें डेप्ट का अगर 1 रुपये भी नहीं लगा तो डेप्ट नॉर्मली मार्केट में कितना मिल रहा है 11 और इक्विटी कितने मिलेगा 13 पे। फिर अगर आप 10% लगाते हो तो अभी भी सेम रहेगा 11 और 13। अगर आप 20% लगाओगे तो डेप्ट थोड़ा सा महंगा मिलने लगेगा क्योंकि आपने पैसा ज़्यादा लगा लगे, और भैया इक्विटी वालों को रिस्क बढ़ेगा तो उनका भी रेट बढ़ जाएगा। फिर आप 30% बढ़ाओगे आपका दोनों बढ़ेगा, ठीक है। फिर 14% फिर दोनों बढ़ेगा, फिर उसके बाद बढ़ोगे, फिर ये बढ़ता जाएगा। तो अब पॉइंट ये है कि आपको वो कॉम्बिनेशन पे बात करनी है जिस कॉम्बिनेशन पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी और वही आपके लिए ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। तो हम कैसे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देखना इस क्वेश्चन को देखना आराम से। अगर मैं इसको करूँ तो इसको करने के लिए हम पहले बनाएंगे एक चार्ट, ठीक है। एक चार्ट बनाएंगे, सोल्यूशन मैं कहूँगा ऑप्शन वैल्यू ऑफ डेप्ट, वेट ऑफ डेप्ट, फिर वैल्यू ऑफ इक्विटी और वेट ऑफ इक्विटी, कि इक्विटी का कितना परसेंटेज। याद करो FM में KO का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, और फिर निकालोगे KO, ठीक है। KO कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ डेप्ट इंटू वेट ऑफ डेप्ट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी, ठीक है। बस सॉल्व कर दो, यही आपके सबसे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर मैं डेप्ट पे जाऊँ तो डेप्ट का परसेंटेज कितना है, आप बोलोगे डेप्ट का परसेंटेज यहाँ पे 11%, यहाँ पे भी 11% है, फिर 11.6% है, 11.6 है, 12 13 15
12%, 13%, 15% और फिर 18%। ठीक है, ये 20%, 18%, ठीक है, 16, 15, 14, 16, 15, 14, 13 और यहाँ भी 13। ओ सॉरी, मैंने ये गलत लिख दिया, ये तो यहाँ पे आना चाहिए था। 13%, 13%, 14%, 15%, 16%, 18%, 20%। ठीक है, वेट क्या क्या है, कह रहा वेट है 0.0, परसेंटेज में लिखेंगे 0.0, 0.1, ठीक है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। ठीक है, और अगर 0.0 तो इसका रहेगा 1.0, पूरा 1 होगा ना, वेट दोनों मिला के 1 होगा। फिर ये कितना हो जाएगा, अगर 0.1 इसका है तो 0.9 इसका बचेगा, फिर 0.8 इसका बचेगा, 0.7 इसका बचेगा, 0.6 इसका बचेगा, 0.5 इसका बचेगा, 0.4 इसका बचेगा। बस बेटा बस इन्हीं को मल्टीप्लाई करते जाओ और सॉल्व करते जाओ। ठीक है, जो भी आपको सॉल्व करने में, मैं सॉल्व नहीं करने वाला, जो भी इसको करोगे, जैसे मैंने इसको कर दूं तो ये आ जाएगा 13% ही आएगा। कैसा आएगा, 11 इंटू 0 0 हो जाएगा और 13 का 1 0। इसका करूँ तो इसका मैं करूँ तो देखो, एक मैं कर देता हूँ, मैं कहूँगा पहले निकालेंगे 11 इंटू 0.1, तो ये आ रहा है 1.1 प्लस 13 इंटू 0.9, तो ये आ रहा है 11.7, और इन दोनों को ऐड करो तो प्लस 1.1, ये आ रहा है 12.8%। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करते जाओगे, इसका सॉल्व करोगे, इसका सॉल्व करोगे, इसका सॉल्व करोगे, इसका, और इन सब में से जो भी लोअर होगा वो कॉम्बिनेशन आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा। दिस इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच। वो कहता है छोड़ो सारी वैल्यू ऑफ फॉर्म वगैरह, आप बस ये निकालो और काम खत्म करो। खत्म हो गया मेरा ट्रेडिशनल अप्रोच, और यही मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर की बातें खत्म। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे एक बार लिवरेज पे बातें कर लेंगे। ठीक है, लिवरेज पे कर लेंगे, और फिर एक MM अप्रोच भी है, वो भी थोड़ा सा मुझे डिस्कस करना है, पर पहले लिवरेज पे बात करेंगे। ठीक है, आओ पहले मैं हल्का सा लिवरेज समझा देता हूँ आपको, क्योंकि लिवरेज का ना लेना देना इन्हीं से ही है, लिवरेज का लेना देना इन्हीं से ही है। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और फटाक से करते हैं लिवरेज और ख़त्म करते हैं जल्दी से। ठीक है, लिवरेज में ना कुछ ज़्यादा है नहीं, अगर मैं देखूँ तो मैंने कुछ फॉर्मूले बना रखे हैं, आपके चार्ट स्क्रीन पर हैं, और आपको इन्हीं फॉर्मूलेज को याद रखना है। डिस्कशन हमने ज़्यादा करी नहीं है और करनी भी नहीं ज़्यादा, क्योंकि लिवरेज में हम लोग रिस्क निकालते हैं। बेसिकली हमें 2 चीज़ों का रिस्क होता है। अगर मैं बोलूँ तो कंबाइंड लिवरेज आप छोड़ दूँ, कंबाइंड लिवरेज टोटल रिस्क है, जो मेन है वो 2 हैं, एक है ऑपरेटिंग लिवरेज और एक है फाइनेंशियल लिवरेज। जैसे मैं हल्का सा समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझना। ठीक है, जब हम बात करते हैं ना कि हमें, जब हम याद करो अपना कॉस्ट पढ़ा था हमने, और कॉस्ट में हम कहते थे कि एक इनकम स्टेटमेंट बनती थी, और वो इनकम स्टेटमेंट EBIT से शुरू नहीं होती थी, वो कहते थे हम सेल से शुरू होती है, कि सेल में से आप कहते हो माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो आपका आता था कंट्रीब्यूशन। क्या आता है, कंट्रीब्यूशन। फिर कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स्ड ऑपरेटिंग खर्चे माइनस करते हो, फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो, तो आपका आता है नेट प्रॉफिट, जिसे हम बोलते थे EBIT। फिर EBIT में से ऑफकोर्स आप इंटरेस्ट माइनस करते हो, फिर आपका क्या आता है EBT। ठीक है, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस माइनस करते हो, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस माइनस करते हो, तो आपका आ जाता है EBIT के बाद, सॉरी पहले इंटरेस्ट ही माइनस करके दिखाता हूँ मैं। EBIT इंटरेस्ट माइनस करते हो तो आपका आ जाता है EBT। फिर EBT में से आप एक टैक्स भी माइनस कर देते हो और डिविडेंड माइनस कर देते हो, तो आपका अल्टीमेट टैक्स और डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड मैं लूँगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि प्रेफरेंस के बाद ज़्यादा होती नहीं है, तो आपका आ जाता है EAE। आपका क्या आता है EAE। अब मैं आपसे पूछूं कि सर दिस इज़ माय ऑपरेटिंग इनकम, अगर मैं बात करूं तो ये जो निकली ना आपकी EBIT, दिस इज़ योर ऑपरेटिंग इनकम, कि यहाँ तक आपने ये बनाई, ये आपकी ऑपरेटिंग स्टेटमेंट है, कि धंधे की स्टेटमेंट है कि आपने बिजनेस में क्या बेचा और अल्टीमेट आपकी जेब में क्या बचा। और दिस इज़ योर, कि ये फाइनेंशियल इनकम है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि आपने जो कमाया था उसमें से फाइनेंस दे गए, जिनसे पैसा लिया था उनके पैसा चुकाने के बाद अल्टीमेट मालिकों को क्या बचा। क्लियर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में आपका रिस्क सबसे ज़्यादा किस चीज़ का है, तो आप बोलोगे रिस्क वेरिएबल कॉस्ट का नहीं है, रिस्क है फिक्स कॉस्ट का। क्यों? क्योंकि ये ऐसी कॉस्ट है, आपका बिजनेस चले ना चले आपको देना ही देना पड़ेगा। देखो वेरिएबल कॉस्ट वो है कि अगर आप सामान बेचोगे, सामान बनाओगे तो खर्चा होगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो होगी, तो ये आपके लिए एक तरह का रिस्क है, आपके लिए एक तरह का क्या है, रिस्क। और ऐसे ही अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, तो टैक्स तो तब जाएगा ना जब आप पैसा कमाओगे तो टैक्स भरोगे, लेकिन इंटरेस्ट आपको देना ही देना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो अ रिस्क,
दिस इज ऑल्सो अ रिस्क। इसे हम बोलते हैं दिस इज माई ऑपरेटिंग रिस्क, कि अगर बिजनेस नहीं चला तो आपको फिक्स कॉस्ट तो देना पड़ेगा। और दिस इज फाइनेंशियल रिस्क, अगर आपने मालिकों के लिए नहीं कमा पाए तो आपको इंटरेस्ट तो देना ही देना पड़ेगा। क्लियर है? और आप इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन में अगर मैं बात करूं तो आप इन्हीं दोनों की बात करो, अगर आप कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी को कर रहे हो तो आप निकाल रहे हो ऑपरेटिंग लिवरेज कि सर आपने कंट्रीब्यूशन कितने टाइम्स कमाया ईबीआईटी से, तो दिस इज योर ऑपरेटिंग लिवरेज। और अगर ईबीआईटी और ईबीटी को निकाल रहे हो तो दिस इज योर फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है, और इन दोनों को एक साथ दोनों को निकाल दो टोटल, तो ये आ जाएगा कंबाइंड लिवरेज। तो अगर फॉर्मूला देखो तो बस बात समझ आ गई आपने का, जब ऑपरेटिंग लिवरेज निकालोगे तो कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी की कंट्रीब्यूशन कितने टाइम्स है आपके ईबीआईटी का, मतलब अगर मैं कह रहा हूं मेरा कंट्रीब्यूशन 2 टाइम्स है तो मतलब मैं 2 गुना ज्यादा कमा रहा हूं, मतलब मेरा रिस्क कम है। क्लियर है? रिस्क कम है, रीजन इज कि भैया मेरे को अपने पास कंट्रीब्यूशन है अच्छा खासा, कोई दिक्कत नहीं। ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी अगर मैं बोल रहा हूँ 1.5 टाइम्स में ईबीआईटी कमा रहा हूँ तो उसका मतलब मैं 1.5 गुना ज्यादा अपना इंटरेस्ट देने के बाद भी कमा रहा हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा ठीक ठाक है। ठीक है, और ये कंबाइन हो गया इन दोनों का। अगर मैं बोलूँ तो शॉर्ट में हम बोलते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लिवरेज इक्वल टू कंबाइंड लिवरेज, इक्वल टू कंबाइंड लिवरेज। अगर आप देखो तो ईबीआईटी से ईबीआईटी कटा, बचा क्या कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। ठीक है, तो कंबाइंड लिवरेज को याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा कंबाइंड लिवरेज। डिग्री होता है चेंज निकालना, डिग्री क्या होता है चेंज, इसके फॉर्मूले आप याद रख लेना। डिग्री निकालने का मतलब है डिग्री किसके हिसाब से निकाला जाता है, ईबीआईटी को हम निकालते हैं सेल के हिसाब से, जब ऑपरेटिंग निकालते हैं तो ईबीआईटी में जो चेंज आता है बोले तो नेट प्रॉफिट में चेंज आता है, वो अल्टीमेट चेंज आता है सेल के चेंज होने से, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट सेल के हिसाब से चेंज होगी। लेकिन जब हम ईबीआईटी करते हैं तो ईबीआईटी में जो ईपीएस में चेंज है वो अल्टीमेट मेरे ईबीआईटी से चेंज आता है। तो इसका सेल का लेना देना किससे है, मतलब ईबीआईटी में जो सेल में चेंज आएगा तो ईबीआईटी में चेंज आएगा, और अगर ईबीआईटी में चेंज आएगा तो ईपीएस में चेंज आएगा। तो चेंज हम लोग इस तरीके से निकालते हैं, पर नॉर्मल ये करते हैं। अब इसमें मैं 1-2 क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, बस काम खत्म। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, और अगर आप यहाँ पे जाओगे तो ये आपका एक लिवरेज का टॉपिक है छोटा सा, और यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन देख लेना, जैसे यही देखना मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग सिलेक्टेड ऑपरेटिंग डेटा डिटरमाइन करना डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। तो आपको ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है, ऐसे निकाल दो कैलकुलेटर पे, और ये बताओ कंपनी के पास किसके पास ज़्यादा रिस्क है, वो छोड़ो, ये बताओ सेल कितनी है 25 से 30। ठीक है, तो आपका अगर मैं निकालूँ तो सेल कितनी है 25 लाख 30 लाख। ठीक है, और फिक्स कॉस्ट कितनी है 7.5 लाख और 15 लाख। ठीक है, वेरिएबल खर्चा है 50% ए का और 25% बी का। जैसे मैं निकाल देता हूँ तो मैं कहूँगा कि पहले मैं ऑपरेटिंग लिवरेज निकालता हूँ इनका, ध्यान से देखो ऑपरेटिंग लिवरेज निकालूँ तो मैं कैसे बनाऊँगा, मैं कहूँगा सोल्यूशन नंबर फर्स्ट, लिवरेज का सोल्यूशन नंबर फर्स्ट। एक हो गया मेरे लिए कंपनी ए, दिस इज योर कंपनी ए, ऐसे आ जाएगा मेरा कंपनी बी, ए क्या हो जाएगा कंपनी बी। ठीक है, मैं कहूँगा सर सेल दी है मेरे को कंपनी ए और बी की, दोनों की सेल कितनी कितनी है, ए की है 25 लाख, ए की कितनी है 25 लाख और इसकी कितनी है 30 लाख। इसमें से सबसे पहले माइनस करूँगा क्या वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट कंपनी ए की थी 50%, तो 25 लाख का 50% हो गया 12.5 लाख, 12.5 लाख। और कंपनी बी की जो है वो है 25%, तो 30 लाख का 25% कितना हो जाएगा 7.5 लाख। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन, दिस इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन ए का आ गया 12.5 लाख, इनका आ गया 22.5 लाख, 22.5 लाख। फिर माइनस करूंगा फिक्स कॉस्ट, फिर माइनस करूंगा फिक्स कॉस्ट, तो इनकी फिक्स कॉस्ट कितनी है, इनकी फिक्स कॉस्ट है 7.5 लाख, इनकी फिक्स कॉस्ट कितनी है 7.5 लाख, और इसकी फिक्स कॉस्ट कितनी है 15 लाख। ठीक है, तो अगर आप प्रॉफिट निकालो तो दिस इज योर ईबीआईटी, तो ईबीआईटी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे कितना आएगा 5 लाख, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7.5 लाख, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7.5 लाख। अगर मैं ऑपरेटिंग लिवरेज निकालूं तो आप फॉर्मूला बोलोगे क्या, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, जैसे फॉर्मूला बोलोगे कंट्रीब्यूशन अपॉन में ऑपरेटिंग लिवरेज का कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। ठीक है, तो मेरे इस केस में कितना आ जाएगा 12,50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, 12,50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख। ठीक है, और ऐसे ही 22,50,000 डिवाइडेड बाय 7.5 लाख। अब आप निकाल लोगे, जिसका ज़्यादा आएगा वो हाई रिस्क हो गया, बात खत्म। ठीक है, डन, बस इतना सा काम। ठीक है, तो ऐसे ही ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना है। ऐसे ही क्वेश्चन देखो जल्दी से मेरे साथ में, जिसमें मैं थोड़ी और से बात कर देता हूँ। मैं कहता हूँ अगर यहीं पे बात करो तो ये वाला क्वेश्चन तो नॉर्मल है। ठीक है,
ये वही है, आपको यहाँ पे निकालने हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज वगैरह। इसमें तीन चार अलग अलग दे रखे हैं। अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ फाइनेंशियल लिवरेज मांगा है, कह रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी कितनी है 1 लाख, 10% क्या है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 8% क्या है डिबेंचर, ईबीआईटी कितना है 50,000। फाइनेंशियल लिवरेज निकालना है एज्यूमिंग कि कंपनी 50% टैक्स में है, ठीक है। तो कंपनी कैसे काम करेगी, सबसे पहले ईबीआईटी, सीधा बोल रहा हूँ, ईबीआईटी में से माइनस होगा 1,25,000 का 8% डिबेंचर इंटरेस्ट, ठीक है। क्या आ जाएगा ईबीटी से माइनस करोगे टैक्स 50%, तो आपका आ जाएगा ईएटी में से 10%, इस बार प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा, 1 लाख का 10% कितना हो गया 10,000, तो क्या आ जाएगा ईएई, क्या आ जाएगा ईएई, ठीक है। तो आपको लेना क्या है, वैसे ईएई तक जाना भी नहीं है, आपको करना है ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी, ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। तो ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी करोगे, आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इनके क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करोगे, सारे क्वेश्चंस बड़े आराम से ऐसे ही हो जाएंगे। आप 7 तक देखो, कोई निकालना है ऑपरेटिंग कंबाइंड फाइनेंशियल लिवरेज, काम करोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आज इतने पे ही करते हैं, और फिर बाकी जो डाउट वगैरह होगा वो डाउट वगैरह मैं कर दूंगा यहाँ पर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर।